हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पोद्दार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। मानव व प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल में किया जाता है। प्रकृति और मानव के मध्य, प्रकृति व मानव के मध्य जो संबंध होता है उसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, इन सब से मानव सीधे तौर से प्रभावित होता है और इन प्रभाव इसके मध्य संबंध है, वही मानव भूगोल है। जैसे एक वृक्ष है, ये मानव है। अब मानव जो जो चीजें इससे प्राप्त करता है और इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है और यही संबंध मानव भूगोल है। रेडजेल महोदय ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातलों के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इन्होंने ये बात अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में कही। ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेडजेल महोदय को आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरी परिभाषा इनकी शिष्य एलन चर्चिल सेंकुल ने कहा कि चंचल मानव अस्थिर पृथ्वी में परिवर्तनशील मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। तो स्पष्ट है कि प्रकृति और मानव के मध्य जो संबंध है वही मानव भूगोल है। अर्थात मानव जो क्रियाएं करता है उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मानव भूगोल की प्रकृति।
मानव भूगोल की प्रकृति। भूगोल कहाँ और कैसे का अध्ययन करता है। ब्रून्स महोदय ने कहा जैसे वनस्पति शास्त्र में पेड़ पौधों का, भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों का, अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार मानव भूगोल में पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे वनस्पति शास्त्र में पेड़ पौधों का, भूगोल शास्त्र में चट्टानों का, अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का। उसी प्रकार मानव भूगोल में मानव निर्मित दृश्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में अनेक विचारधाराएं हुई। समय समय पर अनेक विद्वानों ने अनेक भौगोलिक विचारधाराएं दी, अपने विचार किए, और इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। भौगोलिक विचारधाराएं भौगोलिक विचारधारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार विज्ञान में अनेक वैज्ञानिक हुए, उसी प्रकार भूगोल में अनेक भूगोल भी हुए। जिस प्रकार विज्ञान में अनेक वैज्ञानिक हुए, उसी प्रकार भूगोल में अनेक भूगोल हुए, और उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी, और ये विचारधाराएं समय के अनुसार परिवर्तनशील रही, और इन विचारधाराओं को हम भौगोलिक विचारधाराएं कहते हैं। फिर उनसे तीन दिए, नियतिवाद, नियतिवाद विचारधारा। इस विचारधारा में प्रकृति को ताकतवर माना है।
क्योंकि यहाँ मानव कुछ नहीं था, विकास बिल्कुल नहीं था, और जो भी था प्रकृति के अनुसार ही मानव अपना जीवन यापन करता था। तकनीकी विकास नहीं था, सांस्कृतिक विकास नहीं था, मानव प्रकृति का दास था, मानव की समस्त क्रियाएं प्रकृति द्वारा नियंत्रित थी। अर्थात ये जो समय था एकदम आदिम था। इस अवस्था में मानव आदिम अवस्था में था। अर्थात इसको कहते हैं आवश्यकता की अवस्था। मानव को जो चीज आवश्यकता होती वो प्रकृति से प्राप्त करता और प्रकृति के अनुसार ही जीवन यापन करता। जैसे प्रकृति होती वैसे उसका व्यवहार था। इसलिए यहाँ पर तकनीक का कुछ नहीं था। मानव जंगलों में रहता, कंदमूल फल खाता, आराम से अपना जीवन व्यतीत करता। शांत विकास नहीं था बिल्कुल। प्रकृति के अनुसार सारी क्रियाएं होती थी, इसलिए उसे प्रकृति का दास कहा गया। और इस समय उसकी अवस्था थी आदिम। ये मानव की प्रारंभिक अवस्था की बात है। एलन सैंकुल, रीटर, हमबोल्ट, रेडजेल इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे कि उन्माद की प्रकृति ही सर्वोपरि है और प्रकृति के अनुसार ही मानव जीवन जीता है। इसे आवश्यकता की अवस्था कहा गया। आवश्यकता की अवस्था, इस अवस्था में मानव स्वतंत्र नहीं था, उसकी सारी क्रियाएं प्रकृति द्वारा नियंत्रित थी। और इस विचारधारा का नियतिवाद विचारधारा, नियतिवाद विचारधारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस विचारधारा के बाद हम पढ़ेंगे इस विचारधारा के बाद हम पढ़ेंगे संभववाद। समय के साथ साथ फिर इस विचारधारा का महत्व खत्म होता गया। जैसे जैसे मानव विकास करता गया, इस विचारधारा पर सवाल उठते गए और एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, इसे कहते हैं संभववाद विचारधारा। संभववाद इस विचारधारा का जनक इस विचारधारा का जनक फ्रांसीसी विद्वान
फ्रांसीसी भूगोलविद विडाल डी ब्लास को माना जाता है। विडाल डी ब्लास संभववाद विचारधारा का जनक विडाल डी ब्लास को माना जाता है। ये फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने बताया कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि प्रकृति मानव की दास है। अर्थात यहाँ प्रकृति का क्या हो गया? मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण। क्योंकि मानव ने जैसे जैसे विकास किया, वे प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया। यहाँ प्रकृति का मानवीयकरण हो गया, तकनीकी विकास हुआ। सांस्कृतिक विकास, जैसे जैसे मानव विकास करता गया, वैसे वैसे वे नई नई खोज करता गया। जैसे डीएनए की खोज से स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ। इस अवस्था में मानव प्रकृति का शोषण करने लग गया। यहाँ मानव स्वतंत्र था। इसमें संभववाद विचारधारा में नियति विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था। उसमें प्रकृति मानव दास ही, इसमें प्रकृति मानव दास नहीं, उसमें मानव प्रकृति का दास था। सारा कुछ प्रकृति पर निर्भर था। परंतु यहाँ जैसे मानव ने तकनीकी विकास किया, सांस्कृतिक विकास किया, अपने ज्ञान के बल पर प्रकृति का मानवीकरण शुरू कर दिया गया। नए नए आविष्कार हुए, नई नई चीजें खोज हुई, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ और मानव बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण प्रौद्योगिकी विकास प्रारंभ हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर प्रकृति का शोषण हुआ, दोहन शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति का असंतुलन हुआ, वैसे वैसे अनेक समस्याओं हमें सामना करना पड़ा है। भूकंप, बाढ़, सुनामी। तो हम प्रकृति हमें समय समय पर इस बात का आभास करा देते कि आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि मानव कभी स्वतंत्र नहीं था और ना ही प्रकृति स्वतंत्र है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे जुड़े हैं। कहीं पर मानव शक्तिशाली थे, कहीं प्रकृति। इन दोनों के मध्य का रास्ता ही हमारे कल्याण का हो सकता है। अन्यथा जब हमने प्रकृति का असंतुलन बिगाड़ा है, संतुलन समाप्त किया है, जैसे भूकंप, बाढ़, अनेक प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ा है। इसके बाद एक विचारधारा और जन्मी, जो इन दोनों के मध्य का मार्ग था, वो है नवनिश्चयवाद। संभववाद विचारधारा। इसके बाद एक नवनिश्चयवाद विचारधारा। इससे रुको और जाओ,
इस विचारधारा का गिरफ्त को कहा जाता है। को कहा जाता है। इन्होंने कहा ना तो मानवता तत्व है और ना ही प्रकृति, बल्कि क्या है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मानव स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रकृति स्वतंत्र है। आपको पता है जब जब हमने प्रकृति के विनाश किया है या उसके साथ छेड़छाड़ की, तब तब हमें भारी विनाश हुआ, बहुत बड़ी समस्याओं आपदाओं का सामना करना पड़ा है। ग्रिफिथ और महोदय कहते हैं कि आप प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के आधार पर ही अपना विकास करें। अगर जहां आपको प्रकृति अनुमति नहीं देती वहां आप छेड़छाड़ मत करो। प्रकृति जहां आपको स्वतंत्रता प्रदान करती है उन्हीं क्षेत्रों में आप विकास करें। जब प्रकृति मना करते हैं तो आपको वहां उपजान जैसे आप पेड़ काट रहे हो तो भारी मात्रा में पेड़ काटने तो कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए ताकि नए पेड़ पौधे उगे आए। इससे रुको और जाओ। जब प्रकृति रेड तो स्टॉप, हमें रुक जाना चाहिए। प्रकृति रिसाइकल होना चाहिए। जो भी हमारे पास खनिजे मिनरल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको दोबारा से ग्रोथ करने के लिए हमें रुक जाना चाहिए। स्टॉप जब प्रकृति रेड अवस्था में, अर्थात आवश्यकता से अधिक जब खानियां इनका उपयोग कर रहे हैं। देखो जब कुछ समय बाद स्टॉप पर देखो कि हाँ वास्तव में आप प्रकृति कम कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं, इसका खनन कर सकते हैं, उनको काम में ले सकते हैं। ग्रीन अर्थात अब लगातार प्रकृति का ध्वंस करते हैं, उसकी एक सीमा है तो वहां पर जाकर के आए समाप्त हो जाती है। तो जैसे हम बड़ी संख्या में पेड़ काटते तो हमारी ये आवश्यकता है, हमारे फर्ज है कि हम उनकी जगह नए पेड़ लगाएं और उनको इतने ग्रोथ हो इतने समय के लिए हमें कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। अर्थात संभववाद और नियतिवाद की बीच की विचारधारा है कौन सी? नवनिश्चयवाद। नियतिवाद और संभाववाद, इन दोनों के बीच की विचारधारा है नवनिश्चयवाद कि मानव प्रकृति के नियमों के अनुसार ही अपना विकास करे। अगर इससे परे जाएगा तो प्रकृति का फिर आपको विकराल रूप देखना पड़ेगा। इसमें अपार जान की आपको हानि होगी। जब जब हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए, स्पष्ट देखो सुनामी, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। कल फिर आएंगे नए वीडियो के साथ।